बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दसर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि सीपीसी के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आ गई। सीपीसी अगर हम आपने हमारे पिछले लेक्चर सुने हो तो सीपीसी का मतलब होता है कि ज़ाब्ता दीवानी के सिविल प्रोसीजरल कोड के जब हम दावा दायर करते हैं कुछ सिविल नेचर का, ज़मीनों वगैरह का, लेन देन का, तो इस तरह के जो दावे होते हैं वो सिविल नेचर के होते हैं। दीवानी दावा होता है वो। अब दीवानी दावा कहते हैं बंदा दीवाना हो जाता है, दीवानी दावा करके दादे ने फ़ाइल किया तो पोते को जाके इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो इसी के ऊपर कुछ थोड़ी सी कोशिश की गई है। ज़ाब्ता दीवानी सीपीसी जो है बना तो 1908 में, तो आज 112 साल गुजरने के बाद इसमें थोड़ी सी तरमीम की है और बड़ी अच्छी बात है कि है। आमतौर पे कंडेम करते रहते हैं, हर बंदा कहता है लो जी वो तो पुराने अंग्रेज़ों के कवानीन बने हुए हैं, लेकिन भाई अंग्रेज़ों के बने हुए हैं तो वक्त के साथ 100 साल बाद तो तब्दीली होनी चाहिए ना। अब अंदाज बदल गए, ज़माना बदल गया, तो ये छोटी सी कोशिश की गई है कि जिसमें सीपीसी के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी गई है ताकि स्पीड अप किया जाए, प्रोसेस को जल्दी ख़त्म किए जाए। ऐसा नहीं है कि 20 साल केस चल रहा है, जनाब 50 साल केस चल रहा है, इसका हल निकालने की कोशिश की गई है। थोड़ी बहुत जो तब्दीलियाँ की गई हैं, मसलन जब आप अब दावा दायर करेंगे तो आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि पहले एक जज साहब होते थे, सीनियर सिविल जज साहब के पास दावा दायर किया, वो आगे किसी को रेफ़र कर देते हैं सिविल जज साहब को। एक सिविल जज साहब जिनके पास दावा है उसने सुनना है, करना है, जो भी सारा कुछ करना है एंड तक। अब क्या है, अब 2 जजेस की ड्यूटी है कि एक दावे को सुने। वो कैसे? एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज और दूसरा ट्रायल जज। 2 जज, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास जाएगा, फिर उसके बाद ट्रायल। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है वो प्री ट्रायल जो है केस उसको सुनेगा। अब प्री ट्रायल क्या? ट्रायल ये है कि जब इश्यूज़ फ्रेम हो जाएं उसके बाद ट्रायल शुरू होता है। लाएं अपने गवाह, आप भी अपने गवाह लेके आएँ, गवाहान की स्टेटमेंट होगी, उनके ऊपर जिरा करेंगे, फिर उसके बाद आर्गूमेंट्स करेंगे वगैरह वगैरह। ये है ट्रायल, ये ट्रायल जज सुनेगा, करेगा। अब शहादत से पहले पहले, गवाहियों से पहले पहले जो प्रोसेस है सारा, वो कौन पूरा करेगा? वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होगा। ये 2 जजेस, पहले सबसे केस आया एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब के पास, वो देखेंगे। अब बाइंडिंग है कि जब कोई बंदा दावा लेके आए तो उसको चाहिए कि दावे के साथ जितने बंदों के ख़िलाफ़ दावा उसने किया हुआ है, 1 2 3 4 5 जितने भी, उतने वो अपने दावा और उसके साथ जो कागज़ात मुंसलिक किए हैं, वो जिन पे इन्हसार कर रहा है, वो सारे कागज़ एक उसका सेट बनाए। 1 बंदे के लिए 2 बंदे हैं, 2 के लिए 3, उतने जितने बंदों के ख़िलाफ़ दावा किया है उतने सेट बनाए और हर बंदे के लिए वो उधर अदालत में जमा करवाए कि इतने लोग हैं भाई, इनके लिए एक सेट है, और 2 सेट अदालत के लिए एक्स्ट्रा जमा करवाए। तो इतने सारे अब सेट करवाने पड़ेंगे। तो साथ ही, और सिर्फ दावा नहीं, दावे के साथ जो चीज़ें जिन पर इन्हसार कर रहे हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स पर, उनकी कॉपीज़ भी सबको प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज़ें लगा के एक्स्ट्रा कापी 2 अदालत के लिए, जितने बंदों के ख़िलाफ़ दावा है उनके लिए एक्स्ट्रा कापी, सारा तैयार करके जनाब उधर पेश करना है इधर। अब पहले क्या होता था? पहले होता था कि जनाब जब आप भेजते हैं किसी को तो सिंपल नोटिस भेज देते थे, समन भेज देते थे, लेकिन अब समन जब आप भेजते हैं, दूसरी पार्टी को नोटिस भेजते हैं कि अदालत में आए, तो उसके साथ कापी जाएगी। 3 समन आपने फिल करने हैं। एक जो अदालत भेजती है प्रोसेस सर्वर के ज़रिए, तमील कुनिंदा के ज़रिए, वो अदालत में आपने जमा करवाना है, और उस नोटिस के साथ, उस समन के साथ आपने जितने भी मुद्दा आलय हैं, जितने बंदों के ख़िलाफ़, उनकी कापियाँ अटैच करनी। वो हर जो बंदा जिसको आपने भेजना है उसका समन, उसके साथ पूरा सेट, वो जो आपने दावा दायर किया, जो डॉक्यूमेंट्स पे रिलाएगी, सारा अटैच करें। अब ये दें आप तमील कुनिंदा को, प्रोसेस सर्वर को। दूसरे बंदा जिसके ख़िलाफ़ किया है उसके भी समन के साथ सारी चीज़ें अटैच प्रोसेस सर्वर को दें। खुद आपने जो नोटिस भेजना है, समन भेजना है, तो वो फिर आप वैसे सिंपल भेजेंगे। वो समन फिल किया, अदालत से मोहर वगैरह लगा के साइन करवा के, तो वो आप 3 नोटिस, अगर एक बंदे के ख़िलाफ़ आपने दावा किया तो 3 नोटिस आपने फिल करना है। पहला नोटिस प्रोसेस सर्वर को देना है, उसके साथ दावे की कापी और डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, तो अदालत का जो नुमाइंदा है उसको देना कि ये लें, आप तमील करवा के आएँ, नोटिस उनको दे के आएँ। दूसरा जो रजिस्ट्री
रजिस्टर पोस्ट के ज़रिए आपने करना है, वो जो इन्वेलप मिल जाता है सरकारी तौर पर, वो आपने रजिस्टर पोस्ट के ज़रिए उसमें समन डाल के सिंपल भेज देना है। तीसरा, अगर आप कोरियर करना चाह रहे हैं, अदालत का आर्डर कोरियर के ज़रिए आप करें तो वो उसके अंदर एक सादा समन डाल के वो भी भेज दें उसको, इस तरह। अब इसमें तमील कुनिंदा जो है उसको ये थोड़ा सा एडवांस किया गया है कि मोबाइल फ़ोन भी साथ लेके जाएगा। जिसकी तमील करवाने जाता है वो बंदा मिल जाता है, उसकी फ़ोटो बनाएगा, सर 1 मिनट खड़े हों, फ़ोटो बनाए तो आके दिखाएगा, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए, ये देखें इस बंदे की इस वक्त इस दिन मैंने तमील करवा दी थी। अगर सपोज़ वो तमील कुनिंदा गया, अदालत का नुमाइंदा गया कि जनाब आपके ख़िलाफ़ केस, पहले होता ये था कि तमील कुनिंदे जाते ही नहीं थे, उनको हम देते थे नोटिस गोल करके या उधर ही रिपोर्ट बना देते थे या कहते थे जी पहुंच गया, कुछ भी कर लेते थे। अब नहीं, अब इन्हें मोबाइल फ़ोन पे फ़ोटो बनानी पड़ेगी। चस्पांदगी अगर उसके दीवार पे या दरवाजे पे करते हैं, कोई नोटिस चश्मा करे, उसकी फ़ोटो बना के उस बिल्डिंग की लाओ, ये बिल्डिंग और ये ऊपर नोटिस मैंने लगा दिए। साथ इसमें ट्रैकर सिस्टम भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो गया कि अब पता चलेगा जाता भी है कि नहीं जाता। ये नहीं कि फ्रॉड ही होता है, घर बैठे बैठे जनाब नोटिस सारे फिल हो जाते हैं कि मैं दे आया हूँ, आ गया हूँ, चला गया हूँ, जाता ही नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा, अब सारा ट्रैकर सिस्टम भी होगा, मोबाइल फ़ोन पे फ़ोटो वगैरह भी बनेगी। फिर जब वो यूँ करके तो वापस अदालत में आ, अगर तो वो बंदा इनकारी है कि ठीक है नोटिस आ गया, मैं नहीं आता, इनकारी है, या नोटिस मैंने नहीं लेना, भाग जाओ, फिर उस पर लिखते हैं इनकारी है। अगर इनकारी है बंदा नोटिस लेने से, फ़ौरन जज साहब का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब जो हैं उनका काम है कि वो एक्स पार्टी कर दें, नहीं आता तो ना, हम एक पार्टी को सुन के फैसला करेंगे, एक्स पार्टी कर दें। अगर सपोज़ मिला ही नहीं था वो बंदा तमील करवाने के, बंदा मिला ही नहीं, फिर अखबार में इश्तिहार दें, अदरवाइज़ अखबार में इश्तिहार देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गया सिलसिला, पार्टीज़ आ गई। अब पार्टी जो आती है ना दूसरी, जिसके ख़िलाफ़ आते उसे कहते हैं जनाब आप 30 दिन के अंदर अंदर जवाब दावा आपने जमा करवा देना है। 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के बाद नहीं, 30 दिन के अंदर। वो फिर 30 दिन के अंदर अंदर उसने जवाब दावे का देना होता है, लिख के उसने जवाब देना है। तो 30 दिन से ऊपर टाइम गया तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब, उनका काम है कि इसको सज़ा दें, जाओ तुम्हारा जवाब दावे का हक ख़त्म करते हैं, सज़ा जाओ, हमने नहीं लेना। इसलिए 30 दिन, अब पहले भी 30 दिन में देना होता था, लेकिन पहले रिलैक्सेशन, अच्छा जी नहीं आया कोई बात नहीं, अगली डेट पे देना, अगली वो दिल करे जनाब 6 महीने साल लग जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब 30 दिन, अब 30 दिन से ज़्यादा करेगा तो फिर उसको सज़ा मिलेगी, उसका हक ही ख़त्म कर दिया जाएगा जवाब दावा देने का। जवाब दावा जब देगा तो उसके साथ जिन डॉक्यूमेंट्स पे उसने रिलाय करना वो सारे डॉक्यूमेंट साथ अटैच करेगा। जवाब दावा देते हुए साथ ये भी 2 एक्स्ट्रा कापीज़ पूरे सेट की अदालत के लिए देगा, और मुद्दई के लिए या एक से ज़्यादा मुद्दईयान हैं अगर, तो उनके लिए भी हर किसी के लिए एक सेट प्रोवाइड करेगा। तो यूँ सारे सेट प्रोवाइड करने लाजमी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब देखेंगे कि दावे के साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अटैच हैं, हर चीज़ मुकम्मल है। दावे के साथ एक चीज़ और ज़रूरी है कि ये फहरिस्त देगा वारसान की, कि फ़लाँ वारसान, फहरिस्त वारसान देगा, और साथ ही जनाब ये देगा कि किसी बंदे को पॉइंट करेगा कि अगर इन केस ऑफ डेथ, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो फ़लाँ बंदा जो है वो कोर्ट को इन्फॉर्म कर देगा कि जनाब ये उसकी डेथ हो गई है और केस इस तरह आगे फॉरवर्ड करें और इसके फ़लाँ पार्टी बना लें उसके वारसान को, तो ये भी वो देगा। साथ फॉर्म होते हैं, कुछ फॉर्म भी फिल करने होते हैं, अदालत फॉर्म फिल करवाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब फॉर्म फिल करवाते हैं। पहले तो जब पार्टीज़ आ गई कोर्ट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब फिर सारी फ़ाइल को उनकी एग्जामिन करते हैं, जवाब दावा जिसने दिया उसकी फ़ाइल को भी एग्जामिन करते हैं, कोई कमी बेशी है उसको दुरुस्त करवा लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब जो हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख के उनको वापस कर देंगे और कॉपीज़ जो हैं वो पूरी करेंगे कि फ़ाइल के साथ मुकम्मल है। इस तरह करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कापी अदालत के लिए 2 कापियाँ देते हैं, बाद दफ़ा लोकल कमीशन, जब एविडेंस लोकल कमीशन के ज़रिए होगी तो उसको उसको ओरिजिनल फ़ाइल नहीं जज साहब देंगे, बल्कि उसको ये एक्स्ट्रा कापीज़ देंगे। 30 दिन तो टाइम था जवाब दावा का, उसके फ़ौरन बाद 30 दिन गुजरते ही फ़ौरन बाद अगले दिन जज साहब डेट, एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब डेट रखेंगे, असालतन हाज़िरी फ्री कैन, दोनों पार्टियां इन पर्सन असालतन अदालत में हाज़िर हो, बराए असालतन हाज़िरी फ्री कैन, व इसके साथ होगा कि ये केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस, असालतन हाज़िरी फ्री कैन व केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस,
इसके लिए डेट फिक्स की जाएगी। पार्टीज़ को बुला के तो उनको जनाब सुना जाएगा, उनसे बात की जाएगी, फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। फॉर्म 14 होगा, जनाब बताएं जी, आप अपना नाम, पता, हर चीज़ लिखी जाएगी, फिर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स, फिर आप बताएं आपके वकील साहब कौन से हैं, फिर आपके ट्रायल का शेड्यूल क्या होगा, और सारा वकील साहब का नाम, फ़ोन नंबर, एक सर्टिफिकेट आपका, उस पर साइन, तो ये सारा फॉर्म फिल करवाया जाएगा। फिर इस तरह मुद्दालह से भी जो जिसके खिलाफ दावा है उससे भी फॉर्म फिल करवाया जाएगा। फिर एक फॉर्म अदालत खुद फिल करेगी, फॉर्म 13, 14 और 15 इस तरह फिल करके तो वो फाइल का, केस का हिस्सा बना दिए जाएंगे। दावे का हिस्सा एक फॉर्म बन गया, एक जवाब दावे का, और एक अदालत की तरफ से वो भी फाइल का हिस्सा बन गया। इस तरह वो सारा करने के बाद जज साहब, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब कहते हैं कि जनाब अब ऐसा करते हैं कि इन पार्टीज़ को मसालत के लिए भेज देते हैं कि जाएं, अब मसालत की कोशिश करें, आप सालसी काउंसिल के पास चले जाएं। ये काउंसिल्स बनी हुई हैं, उनके पास रेफ़र कर देते हैं। मीनवाइल हमारा जो केस है वो रुक जाता है, उनके पास जाके कोशिश की जाती है कि इनके इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जज फिर वो फॉर्म के अंदर पूछता है कि आपका क्या इशू है, वो कहता है ये आप बताइए कोई इशू आप ऐसा भी है जो एग्री कर रहे हैं किसी बात से, वो कहते हैं हाँ जी इस पे हम एग्री कर रहे हैं। तो वो फिर नई इशू रखा जाता, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, लड़ाई की जड़ है, वो इश्यूज़ रखे जाते हैं और इनको भेज दिया जाता है कि जाएं आप ADR की तरफ जाएं। तो ADR की तरफ ये चले जाते हैं, सालसी काउंसिल की तरफ जाते हैं, उधर जाके मैटर रिजॉल्व हो जाए तो आके बताते हैं जनाब रिजॉल्व हो गया, फैसला उसके मुताबिक कर दिया जाता है। अगर ये कहते हैं रिजॉल्व नहीं हुआ, कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ, आ जाओ फिर केस फिर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब फिर वो जो भी सूरत हाल हो फिर उसके मुताबिक 7 दिन के अंदर अंदर इश्यूज़ फ्रेम कर देते हैं। 7वें दिन जनाब इन्होंने इश्यूज़ फ्रेम करके, तो यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब का काम था। इश्यूज़ कि जनाब ये इशू इन बंदों के दरमियान है, इसका हल करना है। सारा फाइल तैयार हो चुकी है, हर चीज़ रेडी है, इश्यूज़ फ्रेम हो चुके हैं। अब जनाब ये भेज रहे हैं ट्रायल जज साहब के पास कि आप इसका ट्रायल करें। ट्रायल जज साहब के पास जब पहुंचता है केस, तो 90 दिन के अंदर अंदर, इश्यूज़ तो ऑलरेडी फ्रेम थे, 90 दिन के अंदर अंदर पार्टीज़ को कहते हैं कि जनाब आप एविडेंस रिकॉर्ड करवाएं। लोकल कमीशन के ज़रिए हो सकती हैं, जज साहब पकड़ाते हैं फाइल, वो जो एक्स्ट्रा कापियाँ 2 जज साहब के पास उसको देते हैं लोकल कमीशन को, ये लें। 90 दिन के अंदर अंदर इसकी जनाब एविडेंस मुकम्मल रिकॉर्ड करके वापस करें। वो एविडेंस रिकॉर्ड हो जाती है, उसके बाद आर्गूमेंट्स होते हैं, आर्गूमेंट्स करके तो इसे जल्दी इसका फ़ैसला कर दिया जाता है। तो ये यानी स्पीड अप, कहाँ 50 साल लगे, ये जो हमने बातें बताई हैं ये तो चंद माह की बात है, 3, 4, 5, 6 माह में ख़त्म हो जाता है केस। ये जनाब मुकम्मल हो गया, आर्गूमेंट्स किए, जज साहब ने फ़ैसला। जब जज साहब ने फ़ैसला किया, फ़ैसला करते ही फौरी तौर पर वो कापियाँ हैंड ओवर करेंगे। ये लें जनाब, आपने केस दायर किया हुआ था, ये लें उसकी कापी। को पार्टी वो कापी लेती है, फौरी कापी मिल जाएगी। फिर पार्टी कापी लेके अपील करना चाहती है तो कर सकती है। अपील जब करेंगे उसमें यह है कि अपील के अंदर फौरी तौर पर जज साहब को अच्छा अपील आई है, तो अगर तो जज साहब एग्री करते हैं पार्टी से, नीचे वाले केस जो फैसला हुआ उसे एग्री करते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी मैं एग्री करता हूँ, ठीक है फैसला, रीज़न भी ना बताएं तो वो कर दें फैसला। अगर वो कहते हैं नहीं मैं नीचे वाली अदालत से इख्तलाफ करता हूँ, फिर उसकी रीज़न भी लिखें। तो ये दूसरी पार्टी को बुलाना भी नहीं है, अपील वाले जज साहब ने, एपलेट कोर्ट ने, वो कहेंगे नीचे ट्रायल कोर्ट को कहेंगे आपके पास जो पार्टीज़ आ रही थी उनको इधर भेज दें। वो फिर ट्रायल के जो जज साहब हैं, ट्रायल कोर्ट, वो फिर पार्टीज़ को उधर रेफ़र कर देंगे, जाके फौरी तौर पर उसका फ़ैसला हो जाएगा अपील का। इजरा, अब जो फ़ैसला नीचे वाले जज साहब ने किया है, ट्रायल जज साहब ने किया, उसका इजरा पहले होता था फ़ैसला हो गया, इजरा के लिए नई फ़ाइल तैयार करो, नया एक केस तैयार करके इजरा दाखिल करना है, फिर नोटिस होने हैं, ये होना है, ना अब नहीं। अब इजरा इस तरह दाखिल होगा कि ऑलरेडी जो केस चल रहा है उसी केस को कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा जी केस का फ़ैसला हो गया, हमने कन्वर्ट कर दिया, अब ये इजरा बन गया, इसको आगे फॉरवर्ड करें। फौरी तौर पर जब फ़ैसला हो तो जनाब उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेना है, उस फैसले की एक कापी, अगर कोई उसमें सरकारी महकमा इन्वॉल्व है, जैसे रेवेन्यू का, ज़मीनों का मसला है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक फ़ैसले की कापी भेज दें, उसको उस ज़मीन वगैरह को जो इनकम आ रही है, जनरेट हो रही, उसको स्टॉप कर दें कि कोई बंदा इससे बेनिफिट अब नहीं ले सकता, इसका फ़ैसला हो गया, तो उसको अटैच करनी है प्रॉपर्टी। यहाँ से महसूस ये हो रहा है
कि कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्पीड अप करने की कोशिश की है कि पार्टीज़ जो हैं बूढ़ी ना हो जाएं, धक्के ना खाएं अदालतों में कम से कम, ताकि थोड़े से वक्त में उनका जो भी डिस्प्यूट है, लोगों का एतमाद बढ़ेगा अदालतों के ऊपर, वकला के ऊपर, कि जल्दी से केस रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो ये खुश आइंद है। ऐसी यानी लॉ में चेंजेस, हम भी इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें लॉ में चेंजेस लानी चाहिए खुद से भी। वो 1908 का कानून है तो वही चल रहा है, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे जो कानूनदान है उन्होंने कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन की है। तो ये अगर सीपीसी के अंदर लेजिस्लेशन का राइट है, एक होते हैं सेक्शन सीपीसी के, उसके बाद होते हैं ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स के अंदर होते हैं रूल्स। अगर तो आपने ऑर्डर के अंदर या रूल्स के अंदर कोई थोड़ी बहुत तरमीम करनी है तो फिर वो उस सूबे की हाई कोर्ट के पास इख्तियार होता है। हाई कोर्ट के 3 जजेस और 2 बड़े अच्छे से लॉयर जो कानूनदान है, 2 वकील, 3 हाई कोर्ट के जज, इन पे मुश्तमिल एक कमेटी होती है, रूल्स मेकिंग कमेटी होती है। तो ये रूल्स में अमेंड जब चाहें ये तीनों मिल के, तो ये रूल गलत है, ये आर्डर को बदलना चाहिए, इस रूल को बदलना चाहिए, ये रूल्स को बदल सकते हैं। इन्होंने जनाब रिकमेंडेशन दे देनी है कि हमने हमारे ख्याल के मुताबिक ये रूल ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इसे ख़त्म करो, इसे ऐड करो, रिकमेंडेशन देते हैं। फिर हाई कोर्ट का फुल बेंच जो है वो उसे अलाउ कर देता है कि ठीक है, बाकी ऐसे ही होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए उस रूल को ख़त्म कर देती है, ऐड कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि सीपीसी के किसी सेक्शन के अंदर तब्दीली हो तो फिर आपको ऑर्डिनेंस के ज़रिए या फिर एक्ट, असम्बली जो कानून साज असम्बली है वो फिर लेजिस्लेशन करके फ़ैसला करती है कि ये सेक्शन ख़त्म करते हैं, ये ऐड करते हैं, इस तरह से कानून साजी होती है। तो उम्मीद है आज आपने इस लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ ये सीपीसी में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इसके बारे में सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।